आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई। मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में भाजपा जीती। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सबकी नजर थी। कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। किसान फैक्टर, लखीमपुर हत्याकांड, हाथरस कांड, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के ना चलने का सहारा लेकर अखिलेश यादव की जीत पक्की मानी जा रही थी। पर भाजपा की जीत हो गई। इसके लिए संसाधन केंद्र सरकार के चुनाव में लगने और प्रधानमंत्री द्वारा बनारस में डेरा डाल देने, ईवीएम में गड़बड़ी, प्रशासन का दुरुपयोग और चुनाव आयोग की भाजपा के पक्ष की भूमिका के साथ ही ओवैसी द्वारा वोट काट देने तथा मायावती के दलित वोट भाजपा को मिल जाने की गणित भी बताई जा रही है। यह वोटों की गणित लगाने और वोटों के आधार पर सत्ता में आने जाने का विश्लेषण करने वालों की जुगाली के अलावा कुछ भी नहीं है। पंजाब में आपकी जीत हो या उत्तर प्रदेश में भाजपा की, सवाल यह उठता है कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार कैसे रुकेगा, देश के संसाधनों की लूट कैसे बंद होगी। कुछ किसान नेता कह रहे थे कि भाजपा को हराने या खुद चुनाव में खड़े हो जाने से एमएसपी कानून बन जाएगा आदि आदि। अब क्या कदम उठाएंगे, अब क्या करेंगे, ये सभी सवाल हमारे सामने हैं। हमने इन सवालों को लेकर उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार हिम्मत सेठ से बात की। सुनिए। तो एक दुविधा की स्थिति है। सब अपने अपने सुविधा से कह सकते हैं कि भाई यही रिजल्ट आने थे या ये रिजल्ट अप्रत्याशित हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पंजाब में जैसे आप पार्टी की 90-91 सीट आई है, ये अप्रत्याशित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी सीटें आएगी, पर कुछ लोग कह भी रहे थे कि इतनी सीटें आएगी। और एनडीटीवी जैसे रिपोर्टर कह रहे थे कि भाई 90 सीटें 91 सीटें आएगी, तो मान सकते हैं। और वहाँ पर तो कांग्रेस ने अपना खुद ही बंटा डाल किया, तो क्या कर सकते हैं। यूपी का जहाँ तक सवाल है, ये बिल्कुल अप्रत्याशित सा ही लग रहा है, क्योंकि जो अखिलेश ने जिस तरह से पार्टियों का गठबंधन किया और जिस तरह से उसने उसकी सभाओं में भीड़ जुट रही थी और जिस तरह से उसका लोग समर्थन कर रहे थे, और मीडिया की जो रिपोर्ट्स थी उसमें भी उसको, मतलब गोदी मीडिया तो नहीं लेकिन दूसरे जो मीडिया थे, टीवी, ये यूट्यूब वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह पे उसका काफ़ी प्रभाव दिख रहा था। लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही अप्रत्याशित, कहना चाहिए कि चौंकाने वाले ही थे। उसमें एक और बात है कि जैसे अभी चुनाव के बाद भी वो चर्चाएं चल रही है। जैसे एक एसडीओ का बयान आया कि मेरे बूथ पर जो है वो बदल दी, ईवीएम बदल दी। कुछ ईवीएम कूड़े के ट्रक में ले जाते हुए मिली। कुछ ईवीएम्स जो है 3 ट्रकों में ले जा रहे थे, उनको पकड़ी, मतलब कार्यकर्ताओं ने, 2 चली गई, 1 को पकड़ा। तो ये उस समय ये टीवी, मतलब हो सकता है कि वो सब सही हो जो प्रशासक कह रहे हैं कि ये इसमें तो ट्रेनिंग के लिए गई लाई थी वो टीवी, वो थी, और जो यूज़ नहीं हुई थी वो थी। और लेकिन उस समय उसका ट्रांसपोर्टेशन एक शंका तो पैदा करता ही है, उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि इस सरकार में किसी भी इशू की जांच नहीं होती है। जो चाहे वो प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए उनकी भी जांच नहीं होती है, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ो। एक मसला है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों का हत्याकांड हुआ, उसके बाद में आप देखें कि हाथरस कांड बहुत प्रचारित हुआ। फिर किसान आंदोलन साल भर चला, 800 से ज़्यादा किसान मारे गए। महंगाई का मसला था, बेरोजगार एकदम गुस्से में सब थे। तो ऐसे मुद्दों पर लोगों का रोष था और ऐसा कहा जा रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है। आखिर उन मुद्दों का क्या हुआ? ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारे मुद्दे विपक्ष ने उठाए वहाँ पर। हाथरस कांड का तो जैसे कहा जा सकता है कि भाई कांग्रेस ने ही उसको जो है बहुत अगंभीरता से लिया। मतलब ठीक है, उस महिला के साथ वो कांड हुआ, उसकी बेटी के साथ, लेकिन उसको टिकट देना जो बिल्कुल अराजनीतिक है और उसका कोई प्रभाव नहीं है,
ऐसे लोगों को टिकट आप चुनाव में खड़ा करोगे और फिर जीत की आशा करोगे तो लगता है कि वो बहुत ही गलत है। लेकिन लखीमपुर खीरी का बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जब इतना बड़ा कांड हुआ वहाँ किसानों पर वो चढ़ा दी, जीप चढ़ा दी और किसान मर गए 4-5, और उसके बाद वहाँ पर 8 सीटें जीत जाना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो मेरे को लगता है कि इस सारे चुनाव के पीछे किसान आंदोलन की जैसे आप बात कर रहे हो, तो किसानों का तो जो योगेंद्र यादव ने जवाब दिया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ यहाँ आप चाहें तो, कि किसानों ने एक फील्ड तैयार किया था। लड़ नहीं रहे थे किसान खुद, किसान अगर लड़ते तो क्या स्थिति होती वो एक अलग बात है, लेकिन किसानों ने फील्ड तैयार किया और लड़ना तो पार्टियों को ही था। अगर पार्टियां ही तैयार नहीं है या लड़नी नहीं पा रही है तो उसमें किसान क्या कर सकता है। किसान को जितनी मेहनत, हाँ ये ज़रूर है कि किसानों को अब फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सारे देश में उनको ये माहौल बनाना पड़ेगा। जो 3-4 स्टेट में ही था माहौल, उसको पूरे देश में बनाना पड़ेगा, और एमएसपी की मांग को लेकर ही एक बड़े आंदोलन की अभी ज़रूरत है। तो ये तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव में उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा, कुछ जगह पड़ा भी है, लेकिन अंदर ही अंदर जो सांप्रदायिकता का करंट था, जाति और धर्म के आधार पे जो चुनाव लड़ा गया, उस पर बहुत ज़्यादा, एक उन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, दूसरा उन्होंने मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब ये जीत जो हुई ना बीजेपी की, उसमें सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात पे है कि उन्होंने एनकाउंटर और बुलडोजर पे वोट मांगा। और एनकाउंटर और बुलडोजर पे आप जब वोट दे रहे हो तो न्याय की अपेक्षा तो मतलब ही नहीं है कुछ। तानाशाही की तरफ आप बढ़ रहे हो, अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हो। अब उनको खुली छूट है कि वो मतलब जैसा चाहें जब चाहें एनकाउंटर कर सकते हैं किसी का भी, और बुलडोजर चला सकते हैं। अखिलेश ने अपनी चुनाव सभाओं में ये कहा कि ये चुनाव ऐसा चुनाव है, अंतिम चुनाव भी हो सकता है। यदि आपको संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, यदि आपको लोकतंत्र को बचाना है, तो इस बार बीजेपी को हराना है। पर अब तो बीजेपी हारी नहीं, अब आगे अखिलेश के सामने क्या रास्ता है, या युवाओं के सामने क्या रास्ता है? नहीं, ये सवाल जो अखिलेश ने उठाया ये बहुत वाजिब सवाल है, और ये हम बहुत पहले से ही सोच रहे थे कि अगर ये यूपी का चुनाव अगर हारे तो देश के अंदर मतलब एक बीजेपी जैसी जो पार्टी है उसकी एक सुपरमेसी कायम हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल अधिनायकवादी रास्ते पर चल पड़ेगी। और 2024 का अगर चुनाव जीत गए मोदी तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, भले हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि ये अंतिम चुनाव है। जैसा कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि हम तो 50 साल के लिए आए हैं, है ना। अब वो कह सकते हैं कि आगे चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है, हम हैं, हम सब हमको मानते ही हैं, 2-3 बार हम जीत गए, उसके बाद क्या है। और इसलिए ये, और यूथ के सामने और सबके सामने एक बड़ा प्रश्न तो ये चुनाव छोड़ ही गया है कि क्या बेरोजगारी, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, इन सब जो लाइफ की को क्वालिटेटिव बनाने की चीज़ें हैं उनकी बात करना छोड़ देना चाहिए, या उनके ऊपर और ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहिए। जैसे किसानों ने ग्राउंड तैयार किया, पर कुछ जगहों पे किसान खुद खड़े भी हो गए, उसके बावजूद भी परिणाम उनके ज़्यादा पक्ष में नहीं आए। देखो, पंजाब में किसान खड़े हुए थे, और किसानों की वहाँ ऑलरेडी पहले से पार्टियां थी, और उन पार्टियों से खड़े हुए, लेकिन वो हमेशा पिछली बार भी खड़े हुए थे, कभी जीते नहीं। तो किसानों के नाम से खड़े होकर के और जो विपक्ष की एकता को डैमेज किया उन्होंने, हो सकता है वो कुछ जैसे ओवैसी वगैरह जिस तरह की दलाली करते हैं, वो किसान भी उस तरह की ही दलाली में लगे हों, वहाँ पे कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। तो पिछले समय में हम देख रहे हैं कि चुनाव चलता रहता है, मीडिया भी चुनाव करता रहता है, सोशल नेटवर्क पर भी चुनाव ही चलता रहता है, और उसमें भी कोई मूल मुद्दों की बात नहीं होती है, व्यक्तिगत बातें छोटी मोटी उछाली जाती रहती है। तो ऐसे में
जो प्रगतिशील लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो भी केवल प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। और जो एक वैकल्पिक आंदोलन विकसित होना चाहिए और एक क्रांतिकारी आंदोलन विकसित होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है और उसके लिए वास्तव में करने की क्या ज़रूरत है? देखो, इस चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ सत्ता की पार्टियां हैं, इनको भी किसी मूल मुद्दों से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल। चुनाव के समय ही ये उन मुद्दों को थोड़ा फौरी उठाते हैं, जिसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपको चुनाव में और चुनाव के पहले भी अगर आपको बदलाव लाना है देश के अंदर, तो आपको सिविल सोसाइटी को मजबूत करना पड़ेगा। ऐसे ग्रुप्स जैसे राष्ट्र सेवा दल हैं या राष्ट्रीय सेवा दल हैं, जो भी मतलब कांग्रेस के सेवा दल हैं, हाँ, या श्रमिक संगठन हैं या किसान संगठन हैं, इनको मजबूती देनी पड़ेगी और इनमें इन इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी। और लगातार आंदोलन के बिना तो काम होगा नहीं, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। भारत युवाओं का देश है और युवाओं को आप क्या करने की सलाह देंगे? ये बहुत मार्जिन लिया जाता है इस बात का कि ये युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं को कुंठित करके आप देश को आगे थोड़ी बढ़ा सकते हैं। युवाओं को बेरोजगार करके आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। युवाओं को अशिक्षित करके या शिक्षा नहीं दे करके आप युवाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते या देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो यूथ्स की हर प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना पड़ेगा और यूथ्स को भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे यूनिवर्सिटी के बाहर हो। मैं ये इस बात को नहीं मानता कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए या युवाओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आकर के अपने प्रश्न खड़े करने चाहिए और उनके ऊपर संघर्ष करना चाहिए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये हमारे को इसी तरह से हाँकते रहेंगे सब लोग। तो आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।